Hello students, I am today discuss about बाइलरी एट्रेसिया। आज हम बाइलरी एट्रेसिया के बारे में समझेंगे। बाइलरी एट्रेसिया क्या है? Biliary atresia is also known as progressive obliterative cholangiopathy मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, रुकावट करता है ओबलेटेड में, ठीक है, जहाँ से आपका बाइल जो आ रहा है लीवर से, गॉल ब्लैडर से, उन सब में ये रुकावट होती है। एक ऐसी कंडीशन है किसके अंदर? अट्रेसिया के अंदर। अट्रेसिया का मतलब होता है मीन्स एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करना। बाइलरी अट्रेसिया कॉज ए प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ द एक्स्ट्रा हेप्टिक एंड इंट्रा हेप्टिक बाइल डक्ट। यानी जो बाइलरी अट्रेसिया होता है ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे डैमेज करता है जो एक्स्ट्रा हेप्टिक वाल्व का जो सिस्टम है, यानी और लीवर से बाहर जो एक्स्ट्रा हेप्टिक वाल्व सिस्टम है, और इसके अलावा इंट्रा हेप्टिक जो लीवर के अंदर होता है, ये लीवर के अंदर होता है, एक्स्ट्रा हेप्टिक जो लीवर से बाहर होता है, यानी जो डक्ट्स के अंदर चल रहा है। विथ कोलेस्टेसिस बिकॉज ऑफ ऑस्टरटिव cholangiopathy secondary to inflammation leading to fibrosis, and if not recognized and treated it lead to biliary cirrhosis। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, अगर इसको हमने सही समय पे अर्ली स्कैनिंग करके इसको ट्रीट नहीं किया, तो ये क्या करेगा? सेकेंडरी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। जो डक्टस सिस्टम है उसके अंदर क्या करेगा? सेकेंडरी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिससे वहाँ पर फाइब्रोसिस होने लगेगा। फाइब्रोसिस कब होता है? जब टिश्यूज डैमेज होते हैं, डैमेज होने के बाद में वहाँ पे उस एरिया में क्या होने लगता है? फाइब्रोसिस होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा लीवर टोटली वर्क करना बंद कर सकता है। उसके अंदर जब इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सीरियोसिस। क्या हो जाएगा? सीरियोसिस। और लीवर अपना फंक्शन जब काम करना बंद कर देगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? लीवर फेलियर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके इंसिडेंस की, बाइलरी अट्रेसिया की, तो बहुत ही कम लोगों में, यानी 10,000 में एक लोगों को ये होता है। 10 से 15,000 लाइव बर्थ जो होती है उनके अंदर एक लोग को ये होता है। बाइलरी अट्रेसिया अफेक्ट गर्ल मोर देन ऑफ्टन देन बॉय। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस रीजन में ज़्यादा होता है, तो ये एशियन अफ्रीकन अमेरिकन्स आर अफेक्टेड मोर, है ना, ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा बाइलरी अट्रेसिया शुड बी रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विशड फ्रॉम नियोनेटल जॉन्डिस। यानी इसको हम कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यानी किसी बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, बार बार जॉन्डिस हो रहा है, बढ़ रहा है जॉन्डिस, तो हम इसको ध्यान देना है कि कहीं ऐसे बच्चे को बाइलरी अट्रेसिया तो नहीं है। इसके अलावा किसी बच्चे का जो डायरेक्ट जो हाइपर बिलिरुबिन हो रहा है, उसको बाइलरी क्या हो रहा है? हाइपर बिलिरुबिन, यानी उसके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन सब्सटेंस की मात्रा बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को हम स्पेशली कंसल्ट करेंगे कि कहीं इस बच्चे को बाइलरी अट्रेसिया तो नहीं है। क्योंकि अगर उस बच्चे को बाइलरी अट्रेसिया होगा तो जो वाइल है उसका सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, और हमारे ब्लड के अंदर धीरे धीरे किसकी मात्रा बढ़ने लगेगी? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। ये भी फिगर के अंदर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे, ऐसी कंडीशन हो गई है बाइलरी अट्रेसिया वाली, तो कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ईटियोलॉजी हम पहले इसकी देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन माता को या बच्चे को हो सकती है जिसके अंदर बाइलरी अट्रेसिया हो सकता है। नेक्स्ट, रियो वायरस इन्फेक्शन अगर उसको हुआ है, वायरल इन्फेक्शन उसको हुआ है, ठीक है, वायरस का इन्फेक्शन उस माता को, बच्चे को हुआ है। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, जन्मजात ही बच्चे के अंदर जो बाइलरी डक्ट सिस्टम है उसके अंदर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी जन्मजात ही उसके अंदर ये कॉन्जेनाइटल ऐसा है कि उसका जो बाइल सिस्टम है वो कंप्लीट रूप से, या जो डक्टस सिस्टम है वो बन नहीं पाया, है ना। कॉन्जेनाइटल एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हम इसको बोल सकते हैं।
इसके अलावा कॉन्जेनाइटल साइटोमेगलोवायरस, अगर जन्म जब बच्चे का जन्म से पहले बच्चों को साइटोमेगलोवायरस का इन्फेक्शन हुआ है। एटो इम्यूनिटी, यानी बच्चे की ही इम्यूनिटी ने उसको डैमेज कर दिया हो। इसके अलावा और भी कुछ एसोसिएटेड जीन्स है, GPC1 हो गया है ना, इस तरीके कुछ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इससे एसोसिएटेड होते हैं, बाइलरी एट्रेसिया कर सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाइलरी सिस्टम, यानी जो कंडीशन है उसको हमको जल्दी से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि बाइलरी सिस्टम के अंदर कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। टाइप की हम बात कर लेते हैं। फीटल एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है इसका, एक होता है पोस्टनेटल फॉर्म। फीटल एम्ब्रियोनिक फॉर्म का मीन्स है कि जब बच्चा फीटल था या फिर एम्ब्रियो था उस समय की कंडीशन में, या फिर पोस्टनेटल फॉर्म यानी जन्म के बाद। जन्म के बाद इसमें दोनों में अंतर क्या है, बहुत सिंपल सा अंतर है कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के लेने के बाद अगर बच्चे को फीटल एम्ब्रियोनिक ही बाइलरी एट्रेसिया है तो जन्म लेने के 2 वीक के अंदर में फर्स्ट जो 2 वीक होते हैं उसके अंदर ही ये शो होने लगेगा, यानी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगेगा, बच्चों को GIT से संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। इसके अलावा 10 से 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉन्जेनाइटल ही इससे एसोसिएटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। पोस्टनेटल में ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या ऑब्स्ट्रक्शन होने जाता है किसी भी कारणवश, जो अभी हम कॉजेज पढ़े थे, कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया एक्स्ट्रा हेप्टिक में या इंट्रा हेप्टिक में, और धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को जो सिम्टम्स या जो बिलिरुबिन का लेवल जो हमको देखने को मिलेगा वो 2 से 8 वीक के बाद में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पोस्टनेटल जन्मजात से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप की, किसकी बात करें, बाइलरी एट्रेसिया के टाइप की। टाइप फर्स्ट एट्रेसिया, ये टाइप किस प्रकार से, ये एनाटॉमिकली लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर टाइप दिए गए, वो पहले किसके बर्थ के अकॉर्डिंग थे। टाइप फर्स्ट एट्रेसिया ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, टाइप फर्स्ट यानी एट्रेसिया कहाँ पर है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर है। टाइप सेकंड कॉमन बाइल डक्ट कौन सी होती है, देखिए जैसे ये वाला यहाँ पे ग्रीन कलर से ये शो कर रखा है। कॉमन क्यों बोला इस बाइल डक्ट को, क्योंकि ये सारी बाइल इकट्ठा होकर एक कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। तो यहाँ पर ये ग्रीन से जो शो कर रखी है इन पर आप ध्यान देना है, फिगर के अंदर, इसके अंदर ये ग्रीन से जो शो कर रखे हैं। टाइप फर्स्ट एट्रेसिया ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पर सिर्फ कॉमन बाइल डक्ट पे है। ठीक, इसके अलावा टाइप सेकंड एट्रेसिया ऑफ द कॉमन हेप्टिक डक्ट। अब तो जो एट्रेसिया है वो कहाँ हुआ है, कॉमन हेप्टिक डक्ट पे हुआ है। टाइप सेकंड बी में अगर हम देखें तो एट्रेसिया ऑफ कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे हो गया, कॉमन बाइल डक्ट एंड कॉमन हेप्टिक डक्ट, यानी दोनों जगह पे रुकावट हो रही है। टाइप थर्ड के अंदर एट्रेसिया ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड हेप्टिक डक्ट एंड पोर्टा हेप्टिक डक्ट, मीन्स यहाँ पर जो लीवर से आने वाली डक्ट है उनके अंदर भी हुआ है, इधर ये सिस्टिक डक्ट के अंदर भी हुआ है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर भी हुआ है। यहाँ इसमें पोर्टल वेन बच गई है, पोर्टल डक्ट बच गई है। यहाँ पर इसमें कौन सी में हुआ है, जो सेकंड है इसके अंदर हेपेटिक डक्ट के अंदर हुआ है। एसोसिएटेड एनोमलीज की अगर हम बात करें कि किसी बच्चों को अगर ऐसा है तो और उसको क्या क्या देखने को मिल सकता है जन्म के बाद में, कार्डिक मालफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, पॉलीस्पेलेनिया उसको देखने को मिल सकता है, साइटिस इन्वर्सन हम उसको देखने को मिलता है, या एब्सेंट वेना केवा, ऐसा भी हो सकता है कि उसको वेना केवा ना हो, है ना। प्रीड्यूडोनल्स पोर्टल वेन हमको मिल सकती है, यानी पोर्टल वेन ड्यूडोनल तक गई नहीं है। और इसके अलावा बिलो बेड सिमेट्रिकल लीवर हमको देखने को मिल सकता है। बिलो बेड सिमेट्रिकल लीवर एक कंडीशन होती है, एबनॉर्मलिटी जो होती है, ऐसा ही लंग्स के अंदर भी हमको देखने को मिल सकता है। ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड यानी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं कि जब किसी को एट्रेसिया हुआ है, बाइलरी एट्रेसिया हुआ है, यानी जो डक्टस सिस्टम है उसके अंदर एट्रेसिया हुआ है, तो क्या क्लिनिकल सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। इन्फेंट विथ बाइलरी एट्रेसिया आर टिपिकली फुल टर्म। द सिम्टम आर सीन यूजुअली बिटवीन 1 and 6 वीक ऑफ लाइफ, यानी 1
सप्ताह से लेके 6 जो सप्ताह है उसके बीच में हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस हमको देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बाइल है वो डूडोनम तक नहीं आ रही है, उसके अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये जो बिलिरुबिन का लेवल है ये ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा और हमको कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस देखने को मिलेगा। यूरिन डार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिन का जो कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो हमको कैसा यूरिन देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन, यानी बिलिरुबिन की मात्रा हमको उसमें देखने को मिलेगी। नॉर्मली बहुत कम मात्रा में बिलिरुबिन आता है यूरिन के अंदर, लेकिन यहाँ पर ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में आने लगेगा। क्ले कलर स्टूल हमको देखने का, बिकॉज एब्सेंस ऑफ स्टेरको बिलिरुबिन, यानी जो स्टेरकोबिलिन होता है, क्या होता है स्टेरकोबिलिन, ये जब आरबीसी टूटती है तो उसी का एक लास्ट फॉर्म होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। तो स्टेरकोबिलिरुबिन ये फिकस के द्वारा बाहर आता है और ये क्या करता है, फिकर को जो फिकस है उसको कलर देता है। तो यहाँ पर ये कलर नहीं दे पाएगा, येलो कलर देता है, कलर नहीं दे पाएगा, तो जिसकी वजह से स्टूल कलर कैसा हो जाएगा, क्ले कलर का। विटामिन के की डेफिशिएंसी होने लगेगी, कोगुलोपैथी होने लगेगी। नेक्स्ट, एंटी नेटली डिटेक्टेड सब हेप्टिक सिस्ट, एंटी नेटली डिटेक्टेड सब हेप्टिक सिस्ट, यानी लीवर के आसपास में, लीवर के अंदर है ना, लीवर के ऊपर एंटीनेटली, जन्म से पहले ही अगर ऐसा हुआ है कि बाइलरी एट्रेसिया है तो हमको सिस्ट देखने को, यानी जैसे हम सोनोग्राफी सीटी स्कैन कुछ यूज करेंगे तो हमको सिस्ट देखने को मिलेगी। सीरियोसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में, या बहुत जब जैसे ये जो लीवर है, लीवर से जो हेपेटिक वेन आके या सिस्टिक डक्ट आके या आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट बना ले रही है, तो ये सब के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये बाइल, लीवर तो बाइल बनाएगा और यहाँ पर इसका क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, ब्लड के अंदर क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। ऐसी कंडीशन में लीवर अपना काम करना क्या कर देगा, फेल कर देगा, क्योंकि वो क्या नहीं हो पा रहा है, एम्पैटी नहीं हो पा रहा है, खाली नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना साइज भी बढ़ा सकता है, क्या बढ़ा सकता है, अपना साइज भी बढ़ा सकता है ना। जो स्प्लीन है वो भी अपनी साइज बढ़ा सकती है, हेपेटोमेगली हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या होगा, सीरियोसिस हो सकता है, लीवर अपना काम करना बंद कर सकता है। हम कैसे जानेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जानने के लिए अट्रेसिया को, बाइलरी अट्रेसिया को, एलएफटी हम कराएंगे। एलएफटी के अंदर हम क्या देखते हैं, बिलिरुबिन की मात्रा देखेंगे कि बिलिरुबिन की मात्रा एलिवेटेड हुई है तो कितनी हुई है बच्चे के अंदर। वैसे हम जब जॉन्डिस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, है ना, 5 से 15 नॉर्मल कितना होता है, इससे ऊपर जा रहा है तो कौन सा है, कौन सा टाइप है। नेक्स्ट, मेडिकल कॉजेज कुछ होते हैं, एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, है ना, इसके अलावा एलिजियस सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस हेपेटाइटिस, इस तरीके से। तो एलएफटी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इसके अंदर रहेगा। बाइलरी यूएसजी हम करवाएंगे, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर कोई एट्रोफी तो नहीं हुई है, यानी कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है, डायलेटेड कितना हुआ है या नॉर्मल है, ये सब हम यूएसजी के अंदर देखेंगे। साइज शेप देखेंगे, मीन्स ट्रेंगुलर कॉर्ड साइन, कौन सा साइन, ट्रेंगुलर कॉर्ड साइन, यानी इसमें हम देखते हैं कि बाइल डक्ट के अंदर या पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल हेपेटिक डक्ट के अंदर कोई फाइब्रोसिस तो नहीं हुआ, यानी टिश्यू डैमेज होने के बाद में फाइब्रोसिस तो नहीं हुआ है। फाइब्रोसिस मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमारी स्किन पर कहीं कुछ लग जाता है, लगने के बाद में हमको वहाँ पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, थोड़ी दिन बाद में पता लगता है कि वहाँ पर एक स्कार बन जाता है, कुछ टिश्यूज डैमेज होकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसमें हमको पेन भी नहीं होता, एक टाइट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रोसिस। क्या कहते हैं उसको हम, फाइब्रोसिस हम किसको कहेंगे। इसके अलावा और कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं, हेपेटोबाइलरी आइसोटोपिन स्कैन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, जो लीवर है, इसके अलावा बाइल डक्ट है, उन सब के अंदर एक के फ्लूइड डाल के, एक सिक्रेशंस डाल के हम उसका HDA स्कैन करवा सकते हैं। HDA जो स्कैन होता है उसको हम करवा सकते हैं, और हम पैटेंसी जान सकते हैं कि जो बाइल डक्ट सिस्टम है वो पैटेंट है या नहीं है, पैटेंट में सही है या नहीं है। इसके अलावा हम परक्यूटिनियस लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परक्यूटिनियस लीवर बायोप्सी, यानी हम जानेंगे कि लीवर के अंदर बायोप्सी करके कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई प्लग तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं बना है,
है ना। इस तरीके से हम लीवर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंट्रोपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, इंट्रोपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, इसके अंदर क्या करते हैं हम, डेमोस्ट्रेट करते हैं एनाटॉमिकली पेटेंसी को, एक्स्ट्रा एपेक्टिव बाइल डक्ट की को, देखते हैं हम कि पेटेंट है या नहीं है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि क्या ट्रीटमेंट हम इसके अंदर करेंगे, ट्रीटमेंट के अंदर हम एक प्रोसीजर है जिसका नाम होता है कैसाई प्रोटेंटोट्रोस्टोमी, प्रोटेंटोट्रोस्टोमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लीवर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम, या जो डैमेज पार्ट है या जो फाइब्रस पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। और ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे का हम लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उसको लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी के थ्रू बच्चों को नहीं अभी हम गुजार सकते हैं, तो इसलिए हम उसको कैसाई प्रोटेंटोस्टोमी कर सकते हैं। इसको कोलेंजियोग्राम भी कहते हैं। पोस्ट केयर, यानी ये सब करने के बाद में और एक और प्रोसीजर होता है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये लीवर था, जैसे ये लीवर था और यहाँ से जो डक्ट्स आ रही थी उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को भी हम खोल सकते हैं। अगर हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दे, उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को सही कर दे, तो शायद हमको जो हम प्रोस्टेक्टोटोमी कर रहे थे उसकी आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट, पोस्ट जब ऑपरेशन हमने कर दिया है, सर्जिकल इंटरवेंशन हमने कर दिया है, तो हम क्या उस पेशेंट को सलाह दे सकते हैं, है ना। तो हम उसको एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है वो ड्रग्स देंगे। इसके अलावा मिथाइलप्रिडोनिसोल्स कुछ ड्रग्स हम उसको देंगे जो इन्फ्लामेशन से उसको बचाएगी। इसके अलावा कोलेटिक इफेक्ट वाली ड्रग्स हम देंगे जिससे कि उसको ऐसा इफेक्ट रहे कि हाँ बाइल जो है वो यूज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूरोसोड्रॉक्सीसाइक्लिन एसिड नाम से एक ड्रग्स आती है जिसको बाइल फ्लो को बढ़ाने के लिए हम दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने और कुछ प्रिस्क्राइब किया है, IV एंटीबायोटिक्स हो गया या प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक हो गया, केयर्स हो गई, पोजीशंस हो गई, उन सब के बारे में हम ध्यान रखेंगे।